हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 7 है, द स्टोरी ऑफ ब्रुकलियन ब्रिज का, जो हमने स्टार्ट कर रखा था। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है और आज मैं लेके आई हूँ उसका सेकंड पार्ट। और आपको ये पता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि ये जो हमारी चैप्टर नंबर 7 है, ये इंस्पिरेशन मोटिवेशन से रिलेटिव है और किस तरह से इंस्पिरेशन से हमारी पूरी होल लाइफ है वो चेंज हो जाती है। और आई होप और मुझे आशा है कि आप लोग भी इसी इंस्पिरेशन के थ्रू अपने लाइफ में कुछ चेंजेज लेके आएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड वाज नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उनके एक्सीडेंट के बाद लोगों ने कैसी कैसी धारणाएं बना ली थी, कैसे कैसे वो सवाल खड़े कर दिए थे उनके ऊपर। एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ हर कोई यही बातें बना रहा था, ये ऐसी ही नेगेटिव बातें बना रहा था अबाउट द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर के बारे में। They passed negative comments and felt that the project should be scrapped since the dribbling were the only ones who knew how the bridge could be built. They passed negative comments यानी उनके पास जो नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, उनके पास भी होने लगे। किसके पास? जॉन रिबलिंग की तो डेथ हो गई थी और बचा कौन? वाशिंगटन। तो ये ऐसी जो नेगेटिव बातें चल रही थी, जो कमेंट्स आ रहे थे, वो उसके पास भी ऐसे उड़ते उड़ते पहुंचने लगे। फिर उसने ऐसा महसूस किया, उसने फेल्ट किया कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे खत्म हो जाना चाहिए। सिंस द रिबलिंग वर द ओनली वंस, कि केवल वही था जो इसे पूरा कर सकता था। हु न्यू हाउ टू ब्रिज कुड बी बिल्ट, और अब हु न्यू जो वही ये जानता था, कि रिबलिंग ये जानता था कि किस तरह से इस ब्रिज को कंप्लीट करना है, हम इसको कंप्लीट करेंगे। कि दीज रिमार्क्स हर्ट एंड शॉक्ड वाशिंगटन, और इसी टिप्पणी के साथ, इसी रिमार्क्स के साथ वह एकदम से हर्ट हो गया और शॉक था। इसकी बात हो रही है यहाँ पे वाशिंगटन। हु लay स्टिल ऑन द बेड ऑफ द हॉस्पिटल, जब वह अभी तक वो क्या था? हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटा हुआ था। हिज डिजायर एंड एंथोजिज्म वॉज स्टिल अलाइव, और उसकी जो इच्छा थी और उसका जो जोश था, उसने अभी तक उसको जिंदा रखे हुए था, अभी तक वो जिंदा था। इन स्पाइट ऑफ हिज हैंडीकैप, अपने हैंडीकैप होने के बावजूद Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. हैंडीकैप होने के बावजूद, हैंडीकैप क्या होता है? जब हम हमारे बॉडी का कोई भी जो हिस्सा होता है वो वर्क करना बंद कर देता है, तो उसको हैंडीकैप बोलते हैं। तो हैंडीकैप होने के बावजूद भी वाशिंगटन ने कभी भी डिस्करेज नहीं हुआ, उसने अपना साहस नहीं खोया। और अभी तक उसके मन में ये डिजायर जल रही थी, ये इच्छा जल रही थी कि मैं किस तरह से इस ब्रिज को कंप्लीट करूं। एंड उसके माइंड में ये जो अभी तक ये जो आइडिया था वो शार्प था कि मुझे किसी न तरह करके ये वर्क करना ही है, और कैसे करूं ये हमेशा सोचता रहता था। ही वॉन्टेड टू गेट अप एंड कंटिन्यू हिज वर्क, वह उठना चाहता था और इस वर्क को कंप्लीट करना चाहता था। टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ हिज फादर, और अपने फादर के ड्रीम को वो पूरा करना चाहता था। बट हिज फिजिकल कंडीशन डिड नॉट अलाउ हिम टू, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन ऐसी थी कि वो उसको अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके बॉडी का पार्ट डैमेज हो गया था, उसका ब्रेन डैमेज, वो चल नहीं सकता था, बातें नहीं कर सकता था, उसकी बॉडी मूव नहीं कर सकती थी। तो ये सबसे ज्यादा बाधा आ रही थी। ही ट्राई टू इंस्पायर एंड पास ऑन हिज एंथोसिज्म टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसने कोशिश की इस इंस्पिरेशन से, अपने इस इंस्पिरेशन को पास करने की, अपने जोश के साथ, अपने कुछ फ्रेंड के साथ ही इसे बांटने की उसने मतलब कोशिश की, उसने कोशिश नहीं हारा वो। बट दे वर टू डॉन्टेड बाय द टास्क, और उन्होंने मतलब उसके ऊपर उस टास्क के द्वारा उस पर काबू पाया गया था। एज ही ले ऑन हिज बेड इन हिज हॉस्पिटल रूम, जैसे ही वह हॉस्पिटल रूम में बेड के ऊपर लेटा हुआ था, विद द सनलाइट स्ट्रीमिंग थ्रू आउट द विंडोज, जब सूरज की किरणें विंडो के थ्रू उसके ऊपर आ रही थी, ए जेंटल ब्रीज बिलो द फ्लिम्सी व्हाइट कर्टेन्स पार्ट एंड ही वॉज एबल टू सी द स्काई एंड द टॉप्स ऑफ द ट्रीज आउटसाइड फॉर जस्ट ए मोमेंट। तो उसी सन क्या हुआ कि जैसे जो लाइट थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी, सनलाइट, और तभी वहां पे एक जेंटल ब्रीज ने, एक सौम्य सी एक हवा चली और उसने उसके तार छेड़ दिए।
वाइट कर्टेन अपार्ट, यानी एक सफेद सा कर्टेन था, एक पर्दा था, जहाँ पार्ट था उस वो जहाँ पे कुछ से वायर वगैरह कुछ लगा हुआ था, जो उसने उसको छेड़ दिया। एंड ही वॉज एबल टू सी द स्काई, उस वजह से वो स्काई को देखने में सक्षम हो सका। एंड द टॉप्स ऑफ द ट्रीज, और जो ट्रीज का बाहर की साइड में, आउटसाइड बाहर की साइड में जो पेड़ था उसका जो टॉप था उसको वो देख सका। फॉर जस्ट ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, ठीक है, कि जैसे सनलाइट वहां पे पड़ी, हल्की सी ब्रीज वहां पे आई, और ब्रीज जो हवा है वो उसकी हिलने की वजह से जो कर्टेन था उसका पार्ट था, उसके ऊपर जो तार था वो हिलने की वजह से वो ऊपर हुआ, और उस वजह से वो अपने जो आसमान, खुला आसमान था, स्काई था, उसको देख सका। और बाहर की तरफ जो ट्रीज का जो टॉप था, जो पेड़ थे, उसका ऊपर वाला पार्ट था, उसको वो कुछ क्षण के लिए देख सका। इट सीम दैट देयर वॉज ए मैसेज फॉर हिम नॉट टू गिव अप, और उसे ऐसा लगा मानो ये मुझे कोई मैसेज दे रहा है कि तुम अपने ड्रीम को छोड़ नहीं सकते। गिव अप, वो उससे गिव अप नहीं हो सकते, यानी वो अपने ड्रीम, गिव अप होता है छोड़ना, यानी अपने ड्रीम से मुड़ नहीं मोड़ सकते हो। सडनली एन आइडिया हिट हिम, अचानक उसे एक आइडिया आया, यानी उसको एक आइडिया ने दस्तक दिया। ऑल ही कुड डू वॉज टू मूव वन फिंगर, एंड ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड हुआ, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। ही कुड डू वॉज टू मूव वन फिंगर, कि वह किस अपने एक फिंगर को मूव कर सकता था, और उसने फिर डिसाइड किया कि यह उसका बेस्ट यूज में होगा। कि वह जब उसकी एक फिंगर मूव कर रही थी, एक फिंगर हिल रही थी, वैसे तो उसकी बॉडी वर्क नहीं कर रही थी, मूव नहीं कर रही थी, लेकिन एक फिंगर हिल रही थी, तो उससे दिमाग में यही एक आइडिया आया कि मैं इसी से आगे का प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। वो कैसे, देखो अभी। बाय मूविंग दिस, इसी मूविंग के थ्रू ही स्लोली डेवलप्ड ए कोड ऑफ कम्युनिकेशन विद हिज वाइफ। उसने धीरे धीरे डेवलप करना, एक कोड को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करना। तो विचार विमर्श कैसे किया, एक फिंगर के थ्रू। कैसे, उसकी पत्नी का क्या नाम था, इमली। ही टच्ड हिज वाइफ आर्म विद द फिंगर, उसने अपनी वाइफ के आर्म पर अपने फिंगर से टच किया। इंडिकेटेड टू हर, और उसे इंडिकेशन दिया दैट ही वांटेड हर टू कॉल द क्रू, कि वह तुरंत सैनिक दल को कांटेक्ट करे। वह यह चाहता था कि वह कांटेक्ट करना चाहता था क्रू। क्रू कौन, क्या था, जो चालक दल था ना, सैन्य दल जो नेवी में काम करती हैं। एंड द इंजीनियर्स अगेन, और फिर से इंजीनियर्स को बुलाया जाए, जो क्रू थे, जो इंजीनियर्स थे, उनको कॉल किया जाए। देन ही यूज द सेम मेथड ऑफ टैपिंग हर आर्म टू टेल द इंजीनियर्स व्हाट टू डू, और फिर से उस सेम मेथड को टैपिंग किया जाए। टैपिंग होता है यानी फिर से उस वर्क को टेप के दौरान अपनी अंगुलियों से वो समझाएगा, उसे टेप करेगा, जो सेम मेथड पहले चला था उस ब्रिज के क्रिएशन के दौरान। तो वो इंजीनियर्स और जो आर्म, जो क्रू दल था, जो उस समय वो वर्क कर रहा था, दिस वर्कड वेल एज इमली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वाशिंगटन इंडिकेशन बाय जस्ट द टैपिंग ऑफ हिज फिंगर। तो तुरंत जो मेथड था, जो टैपिंग के थ्रू जो मेथड बताया गया था, उसके आर्म के ऊपर, हर आर्म है ना, उसके आर्म के ऊपर, आर्म जो अपना हाथ होता है उसके ऊपर जो बताया था इंजीनियर्स के थ्रू, उसकी पत्नी थी वो समझ गई। स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग वाशिंगटन इंडिकेशन, जो वाशिंगटन इंडिकेशन दे रहा था वो तुरंत समझ गई, और उसने उस टैपिंग के थ्रू जो वो फिंगर से समझा रहा था। इट सीम्ड फुलिश, उसे ऐसा लगा मानो वह मूर्ख है, बट सी कन्वेड हिज इंस्ट्रक्शन टू द इंजीनियर से, लेकिन उसने तुरंत ये मैसेज, इंस्ट्रक्शन था वो इंजीनियर को दिया। एंड सून द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज वाज बैक इन फुल स्विमिंग, और फिर से तुरंत जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था, जो ब्रिज का वर्क था, वो तुरंत उसी लय से, फुल वे से वापस चल पड़ा जो बैक में चला था। फॉर 13 ईयर से 13 सालों के लिए वाशिंगटन टैप्ड आउट हिज इंस्ट्रक्शन विद हिज फिंगर ऑन इमली आर्म, और कैसे ही वो 13 सालों तक जो इमली थी, उसकी जो वाइफ थी, उसके टैब्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन देता गया अपने फिंगर के थ्रू इमली के आर्म के ऊपर। एंड सी पेशेंटली decoded his message and relay them to the crew until the bridge was finally completed, और
धैर्य पूर्वक, पेशेंसली होता है, पेशेंस होता है धैर्य रखना, और डेकोटेड होता है एक्सप्लेन करना, यानी धैर्य पूर्वक उसे एक्सप्लेन करती गई वो उसके मैसेज को, और पास करती गई, रिले होता है पास करना, किसको पास करती थी, वही क्रू को, जो चालक दल था और जो ब्रिज के कंप्लीट करने वाले जो इंजीनियर थे उनको वह पास करती गई। एंड कब तक है, अंटिल द ब्रिज वॉज फाइनली कंप्लीटेड, जब तक कि उसका ब्रिज का वर्क है वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक ऐसा ही चलता रहा। द ब्रिज वॉज ओपन विद ए बिगेस्ट सेरेमनी इन मे 1883, और ये जो इतना बड़ा ब्रिज बन के आप वीडियो में भी देख सकते हैं, जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, जब ये बन के तैयार हो गया और जब लोगों के सामने इसे रखा गया, वो दिन कौन सा था, वो मई 1883 था, जो इतिहास का सबसे बड़ा वो दिन था। टुडे द 5989 फीट ब्रुकलिन ब्रिज, और इसकी लेंथ इतनी थी जो आपके सामने दिखाई दे रही है। ब्रिज स्टैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी ओवर द ईस्ट रिवर एज ए ट्रिब्यूट टू द ट्रिम्पथ ऑफ जॉन एंड वॉशिंगटन इनडोमिटेबल स्पिरिट से। और ये जो रिवार था, इस रिवर से के ऊपर जो ये किया गया था, इसको इस रिवार को विजय, जॉन की विजय और वॉशिंगटन की विजय के रूप में एक अदम्य साहस था, और एक विल पावर था, और एक उनका एक डिटर्मिनेशन था जो उन्होंने अपने मन में ठाना था, नॉट टू बी डिफीटेड बाई करक्यूम स्टैंड्स। जो ऐसी परिस्थितियां थी, करक्यूम स्टैंड्स होते परिस्थितियां, और कैसी परिस्थिति थी वो आप सबको पता है। ऐसी परिस्थिति, डिफिकल्ट परिस्थितियां उनको डिफीट नहीं कर सकी, उन्हें पराजित नहीं कर सकी, उनके विल पावर को, उनके डिटर्मिनेशन को, उनके अदम्य साहस को, और उनको इस विजय के लिए उनको रिवार्ड मिला। इट इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूट टू द इंजीनियर्स एंड देयर टीम वर्क, और ये जो रिवार्ड था उनके जो इंजीनियर थे और उनकी जो टीम वर्क थी उनको भी दिया गया। एंड टू देयर फेथ इन ए मैन हु वॉज हाफ पैरालाइज्ड एंड कंसिडर्ड सिली बाई हाफ द वर्ल्ड, और ये उनके ऊपर विश्वास किया गया कि एक आदमी जो हाफ पैरालाइज है ना, उसके बॉडी वर्क नहीं कर रही थी वाशिंगटन की, और उसके विचारों को जो सिली मान लिया गया था, सिली यानी मूर्ख, वह बाय हाफ द वर्ल्ड, आधे संसार के द्वारा, इट इज टेंड टू एज ए टेंजिबल मोनूमेंट्स टू द, और वास्तव में आज वो स्टैंड पूरे रियल, ये जो टेंजिबल होता है रियल यानी वास्तविक तौर पे आज ये मोनूमेंट्स यानी ऐतिहासिक धरोहर बनी हुई है हम सब के लिए। लव एंड डिवोशन ऑफ इमली, और इमली के प्रेम और भक्ति के बिना भी ये संभव नहीं था, इमली का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। हु फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स पेशेंसली डिकोटेड द मैसेज ऑफ हर हस्बैंड एंड टोल्ड द इंजीनियर्स व्हाट टू डू, और 13 सालों के लंबे समय के दौरान उसने धैर्य रखा और अपना मैसेज जो उसका हस्बैंड उसे देता था टैपिंग के थ्रू, वो इंजीनियर्स तक और क्रू दल तक पहुंचाती रही कि वो उन्हें किस तरह से और कैसे काम करना है। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट फिनिश होता है। अब काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ये बाकी का बचा हुआ जो पैराग्राफ है थर्ड पार्ट में लेके आऊंगी, और थर्ड पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी जो यूजिंग ग्रामर है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों के लिए जो यूजफुल हो रही है स्टडी वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो, और आपके लिए यूजफुल है तो आप एक लाइक देने से कंजूसी ना बरते। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइस।